हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 18 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों का अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 108 फीट का एक टॉल स्टैचू हनुमान जी का इनॉग्रेट किया गया है, कौन सी जगह पर? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में गुजरात के अंदर मोरबी डिस्ट्रिक्ट में उद्घाटन किया है 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। और ये जो स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है, ये हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्टॉल किया गया है। अब देखिए, हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट है क्या? इसके तहत पूरे भारत में चार डायरेक्शन में, मतलब चारों जगहों पर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, चारों डायरेक्शन में एक एक हनुमान जी का स्टैचू इनॉग्रेट किया जाना था। तो पहला स्टैचू इनॉग्रेट किया गया था कब? साल 2010 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, और ये किया गया था नॉर्थ दिशा में, कहां पर? शिमला में। दूसरा स्टैचू अब इनॉग्रेट किया गया है साल 2022 में, ये कहां पर? वेस्ट रीजन में, मतलब गुजरात में, मोरबी में। तीसरा जो इंस्टॉल किया जाएगा, ये अगर बात करी जाए साउथ में इंस्टॉल किया जाएगा, और साउथ में कहां पर? ये इंस्टॉल किया जाएगा रामेश्वरम में, मतलब तमिलनाडु में। और चौथा इंस्टॉल किया जाएगा वेस्ट बंगाल में, मतलब ईस्ट की तरफ। तो ये टोटल चार स्टैचू इनॉग्रेट किए जाने हैं, जिसमें से दो स्टैचू इनॉग्रेट हो चुके हैं, एक वेस्ट वाला और एक नॉर्थ वाला। अब साउथ और ईस्ट वाला स्टैचू बचा हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन आने वाले टाइम पे होगा। और ये जो इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ये गुजरात के मोरबी के अंदर बापू केशवानंद जी आश्रम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई गई है, उसी उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है हैमिश बेनेट। ये क्रिकेटर हैं और अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट को अलविदा बोल दिया है, रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर दिया है। कौन से देश के खिलाड़ी हैं हैमिश बेनेट? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। फास्ट बॉलर की हैसियत से इन्होंने हमेशा न्यूजीलैंड के लिए खेला है। 17 साल का इनका रिच एक्सपीरियंस रहा है, करियर रहा है क्रिकेट के अंदर। इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी हाल ही में इन्होंने T20 खेला था बांग्लादेश के खिलाफ सितंबर 2021 में, मीरपुर पाकिस्तान में। और 35 साल की इनकी उम्र है, तो इस उम्र पे आके इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। एंड बाय द वे, आपको ध्यान रखना है, इस बार अभी हाल ही में जो विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, ये कहां पर हुआ है? ये भी न्यूजीलैंड में ही हुआ है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही ये क्वेश्चन पूछा था और बताया भी था कि इस बार विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का कौन सी टीम ने जीता है। अगर आपको पता है या याद है तो अभी भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कौन से दिन मनाया गया? हीमोफीलिया डे हर साल मनाया जाता है 17 अप्रैल को, कल के दिन ये मनाया गया। इस बार 2022 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस, एंगेजिंग योर गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल पॉलिसी। खैर, इतनी बड़ी थीम आपसे पूछी नहीं जाती है, बट फिर भी इतना ध्यान रखिए कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर या ब्लड डिसऑर्डर के बारे में जागरूक रहिए और उसके सिम्टम्स को समझिए कि अगर आपके घर में या फिर आसपास किसी को ये डिसऑर्डर है तो आप उसे हल्के में ना लें। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में एनटीपीसी के साथ एक पैक्ट साइन किया है? एनटीपीसी जिसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एनटीपीसी के साथ इन्होंने पैक्ट इसलिए साइन किया है कि ये CO2 कलेक्शन सिस्टम लॉन्च करेंगे पावर प्लांट्स के लिए। देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो कि पावर प्लांट से निकलने वाली जितनी भी गैसेज होती हैं, उन सभी गैस से CO2 को अलग कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो जाहिर सी बात है, अगर CO2 उनसे अलग हो जाएगी तो वो गैसेस क्या हो जाएंगी? रिफाइंड गैसेस हो जाएंगी। वो गैसेस हमारे लिए हार्मफुल नहीं रहेंगी। तो इस वजह से आईआईटी गुवाहाटी ने अभी हाल ही में ये पैक्ट साइन किया है एनटीपीसी के लिए। और ये टेक्निक बनानी नहीं है, एक्चुअली ये टेक्निक बना ली गई है। आईआईटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है विष्णुपाद मंडल। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, विष्णुपाद मंडल। तो ये आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं और ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में है आईआईटी गुवाहाटी में। इनके द्वारा ये पूरे तरीके से इंडिजिनस टेक्निक बनाई गई है, किसी और की मदद ना लेते हुए इस आईआईटी ने ये चीज बनाई है। और बहुत ही जल्द भारत सरकार इसका कॉपीराइट भी कराएगी, पेटेंट इसका करा लेगी। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो एनटीपीसी के पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है।
और इस टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे देश भर में जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, नेचुरल गैस प्लांट है, बायोगैस इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गई, उन सभी को फायदा मिलेगा इसका सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम का दूसरा फेज लॉन्च किया गया है? तो स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम का दूसरा फेज अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब समझिए ये स्कीम है क्या। स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम के तहत भारत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करती है। मतलब ऐसे एमएसएमईज, छोटे और लघु उद्योग करने वाले लोग जो कि कहीं ना कहीं रोड के साइड में अपना स्टॉल लगाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, या फिर रोड के साइड में छोटी दुकान लगाते हैं या स्टॉल लगाते हैं, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा स्क्वायर लगाते हैं, तो उन सभी को सरकार की तरफ से इसमें इंश्योरेंस दिया जाता है और इसके अलावा लोन अमाउंट भी दिया जाता है। अगर उन्हें इनिशियली अपना व्यापार स्टार्ट करने के लिए लोन चाहिए तो इसके तहत उनको लोन भी दिया जाता है। इसी के तहत कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक प्रोग्राम ये भी चलाया था कि इस तरीके के जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन सभी को कैशलेस पेमेंट के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाए कि ये सभी ऑनलाइन पेमेंट लें, ज्यादा से ज्यादा यूपीआई का यूज करें, जैसे कि पेटीएम हो गया और गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इन सब का यूज करें और कैश लेन देन कम करें। तो अभी हाल ही में दूसरा फेज इसका लॉन्च किया गया है इस मंत्रालय के द्वारा। और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय किसके पास है? हरदीप सिंह पुरी के पास। अब देखिए इसका जो पहला फेज लॉन्च किया गया था ये 2021 में लॉन्च किया गया था और पूरे भारत भर के 125 शहरों में इसको लॉन्च किया गया था और इसके जो बेनिफिशियरीज है 35 लाख लोग थे। मतलब 35 लाख लोगों को फर्स्ट फेज में इसका फायदा मिला। अब जो इसका दूसरा फेज लॉन्च किया जा रहा है, इस दूसरे फेज में टारगेट है कि इसको लॉन्च किया जाएगा और 28 लाख लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए भारत के अंदर। बाय द वे इस टाइम पे हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं मनोज जोशी आईएएस अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं इनका नाम है वेदांत माधवन। अभी हाल ही में इन्होंने मेंस 1500 फ्री स्टाइल इवेंट जो कि डेनिस ओपन स्विमिंग मीट का था, इसमें कौन सा मेडल जीता है? तो वेदांत माधवन ने रजत पदक जीता है भारत के लिए। वेदांत माधवन आर माधवन के बेटे हैं। आर माधवन को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, आप लोग इनके बारे में जानते ही हैं। तो ये इनके बेटे हैं, इनकी उम्र मात्र 16 साल है और इस बार डेनिस ओपन स्विमिंग मीट में इन्होंने भारत के लिए सिल्वर जीता है। ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा ये डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान में आयोजित किया गया था। इस बार 12 दिन का इवेंट है ये। और ध्यान रखिएगा इसके अलावा जो वेदांत माधवन है इन्होंने 2021 में मतलब पिछले साल लातविया ओपन भी जीता था। लातविया ओपन में इन्होंने ब्रोंज जीता था भारत के लिए। तो लास्ट ईयर ब्रोंज, इस साल सिल्वर, हो सकता है अगले साल गोल्ड भी जीत लें। इसके अलावा भी कई सारे मेडल्स और ये जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुनर हाथ का 40वां संस्करण स्टार्ट किया गया कौन से शहर में? तो इसका अभी हाल ही में 40वां संस्करण मुंबई के अंदर आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन किया गया है 16 अप्रैल को। ये इवेंट चलेगा 12 दिन तक। इसका उद्घाटन किया गया है मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी और साथ में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। अब समझिए हुनर हाथ फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है या फिर हुनर हाथ का आयोजन क्यों किया जाता है। भारत में कई सारे शहरों में इसका आयोजन किया जा चुका है। हुनर हाथ का मेन मोटो ये होता है कि पूरे भारत भर से जो एमएसएमईज के लोग होते हैं, छोटे और लघु उद्योग करने वाले जो लोग होते हैं, वो यहाँ पर अपना स्टॉल लगाते हैं आकर और पूरे भारत भर के कई सारे बड़े बड़े बिजनेस पर्सन, बिजनेस टाइकून्स यहाँ पर आके इस हुनर हाथ फेस्टिवल को विजिट करते हैं। हर एक के स्टॉल में जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक कपड़ा व्यापारी हैं, ठीक है, आप एक बड़े कपड़े व्यापारी हैं, लेकिन यहाँ पर आया पाए हुनर हाथ में और आपने देखा कि कपड़े की एक काफी अच्छा फैब्रिक कोई व्यक्ति यहाँ पर बना रहा है, उसने अपना छोटा व्यापार भी खोला है। अगर आपको उसका कपड़े का फैब्रिक समझ आ गया तो आप उसको यहीं पर ऑर्डर दे सकते हो और आगे के लिए आपकी डील हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक स्वीट के व्यापारी हो, मतलब कहने का कि आप मिठाई वगैरह बनाते हो और बड़े व्यापारी हो, आपके 4-5 दुकानें हैं मुंबई के अंदर। तो आप यहाँ पे आए और आपने देखा कि हाँ यहाँ पर कोई व्यक्ति मावा बनाता है, उसके मावा की क्वालिटी बहुत शुद्ध है, 100% ओरिजिनल है, किसी भी तरीके का वो प्रोसेस्ड फूड उस पर यूज नहीं कर रहा है, तो आप उससे चाहें तो डील कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि हुनर हाथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे भारत भर में व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करता है और जो हमारे इनिशियली जो एमएसएमईज वाले लोग हैं, जो छोटा और लघु उद्योग कर रहे हैं, उनको बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिलता है। सीधे सीधे एक तरीके से बोल सकते हो उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है।
तो इससे क्या होगा कि भारत में जो एमएसएमई होगा वो सशक्त होगा आने वाले टाइम में। इस बार की इसकी थीम थी, आप बोल सकते हो टैगलाइन थी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ क्राफ्ट, क्यूजिन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी स्कीम है जिसको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के अवार्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए चुना गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा उड़ान स्कीम को। किसको? उड़ान स्कीम। और उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा साल 2016 में लॉन्च करी गई थी और इसका मेन मोटो यह है कि भारत के अंदर सिविल एविएशन के द्वारा जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनकी जो टिकट है उसका प्राइस इतना होना चाहिए या इतना इकोनॉमिकल होना चाहिए कि आने वाले टाइम में लोगों के लिए आम बात हो फ्लाइट में यात्रा करना। खैर आप देख भी पा रहे हो पिछले 5 से 6 साल में इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स लोगों के लिए फ्लाइट पे ट्रैवल करना काफ़ी आम बात हो चुका है। जो लोग पहले राजधानी या शताब्दी में भी ट्रैवल नहीं कर पाते थे उनका कहना है कि अब वो फ्लाइट में भी आसानी से ट्रैवल कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? उड़ान स्कीम के कई सारे मानक पिछले 7 सालों में लॉन्च हुए हैं। आने वाले टाइम में और भी इसको एफिशिएंट बनाया जाएगा। आने वाले टाइम में इसके ऊपर टेक्नोलॉजी को लेकर काम किया जा रहा है, मतलब एयर ट्रैफिक के ऊपर काम किया जा रहा है। और तो कहने का मतलब यह है कि उड़ान स्कीम इस बार अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित करी जाएगी। साथ में ट्रॉफी के साथ 10 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाएगी इस मंत्रालय को। अगला क्वेश्चन है, और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, सिविल एविएशन मंत्रालय के अंतर्गत। सिविल एविएशन मंत्रालय इस टाइम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया संभाल रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको 1 महीने पहले करीब एक क्वेश्चन कराया था कि भारत में पहला ड्रोन स्कूल कहां पर इनॉग्रेट किया गया है। तो ये ग्वालियर में किया गया है। कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट हार्वर्ड कॉलेज प्रोजेक्ट फॉर एशियन एंड इंटरनेशनल रिलेशन HP एयर एको NF 2022। कहने का मतलब यह है कि ये कौन सा देश है जहां पर हार्वर्ड कॉलेज प्रोजेक्ट फॉर एशियन एंड इंटरनेशनल रिलेशन का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन इस बार भारत में किया जाएगा, नई दिल्ली में। अब देखिए इसका फुल फॉर्म तो आपके सामने लिखा हुआ है, HP एयर का हार्वर्ड कॉलेज प्रोजेक्ट फॉर एशियन एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसका मेन मोटो क्या है? एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जहां पर दुनिया भर के सारे एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलेगा आपस में कनेक्ट होने का। मतलब अल्टीमेटली आप बोल सकते हो एक नया ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पर दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ये क्या होगा? ये वर्ल्ड टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाएगा। क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, मरीन हैबिटेट हो गया, ये सारे जो आज की डेट में हमारे सामने चैलेंजेस हैं उन सभी को टेक ग्रांट करने में हमें, या फिर आप बोल सकते हो टेक ओवर करने में हमें मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अभी हाल ही में इसके इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये 2 लोग अपॉइंट किए गए हैं। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं विक्रम सिंह मेहता, और इनको तो आप जानते ही हैं BS धनोआ। अभी कुछ टाइम पहले ये एयर चीफ मार्शल के रूप में अपॉइंटेड थे और वहीं से रिटायर हुए थे। तो BS धनोआ और विक्रम सिंह मेहता दोनों का अपॉइंट किया गया है इंडिगो एयरलाइंस के नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में। और इंडिगो की अगर बात करी जाए तो एक फैक्ट आपको मैं बताता हूं, जैसे कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अगर बात करें तो पूरे भारत में 52% मार्केट जो है ये एक्वायर किया हुआ है डोमेस्टिक मार्केट मारुति ने। उसी तरीके से ये डेटा ये कहता है कि भारत के अंदर जितनी भी एयरलाइंस हैं उनमें से 53.5% जो यात्री हैं वो इंडिगो से ट्रैवल करते हैं। उसका रीजन क्या है? इंडिगो एयरलाइन भारत की सबसे सस्ती टिकट देने वाली एयरलाइंस में से एक है। इंडिगो की स्थापना 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसके चेयरपर्सन इस टाइम पे आप बोल सकते हो CEO कौन है? इनका नाम है रोनो दत्ता। क्या नाम है? रोनो दत्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है इसको कितने हजार करोड़ तक बढ़ा दिया गया है? तो भारत सरकार ने 5000 करोड़ तक बढ़ा दिया है 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का शेयर कैपिटल। अब ये 3 इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी है? एक तो नेशनल इंश्योरेंस, दूसरी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और तीसरी हो गई ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। यहां पर आपको समझना होगा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में भारत सरकार ने शेयर कैपिटल बढ़ाया है 3700 करोड़ का, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में 1200 करोड़ का बढ़ाया है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 100 करोड़ का। तीनों को अगर आप जोड़ते हो तो 5000 करोड़ हो जाता है।
और अगर टोटल शेयर कैपिटल की बात करी जाए कि इन तीनों इंश्योरेंस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया है, तो NICL का, नेशनल इंश्योरेंस का 15,000 करोड़ हो गया है, OICL का हो गया है 7500 करोड़ और UICL का भी 7500 करोड़। तो टोटल 5,000 करोड़ का शेयर कैपिटल बढ़ा के दिया है तीनों कंपनीज को। और तीनों ध्यान रखिएगा पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है। जाहिर सी बात है, ये तो समझने वाली बात है, क्योंकि भारत सरकार अगर शेयर कैपिटल बढ़ा रही है तो भारत सरकार का भी एक तरीके से शेयर हो गया ना इस कंपनी में, तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिट ही होगी। अगला क्वेश्चन है, हाथी बचाओ दिवस हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? सेव द एलिफेंट डे। ये दिवस हर साल मनाया जाता है 16 अप्रैल को, और हर साल लगातार केवल भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में कई सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें हाथियों को प्रताड़ित किया जाता है। हाथियों की तादाद बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, तो इस वजह से यह दिवस मनाया जाता है सेव द एलिफेंट डे, हाथियों को कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उनके हिसाब से अगर बात करी जाए तो इस टाइम पर जो भारत में हाथियों की पॉपुलेशन है ये 25,000 रह गई है, 25,000। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे जरूर दबा दिया करिए, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कल फिर से सुबह 4 बजे यहीं पर मुलाकात होगी। अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो वरुण 777 डिस्काउंट कोड से, और बेस्ट ऑफर अवेल कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।